So hello and welcome and my name is Vijay and you are watching ई पाठशाला चैनल and all you know that हम ई पाठशाला चैनल पे क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी इवन 11 के लिए भी कंटेंट अपलोड है। ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पे करते हैं, स्पेशली आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए इस पे काम हो रहा है। तो हमने चैप्टर 7 तक चैप्टर देख लिए हैं, समझ लिए हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं, तो ये चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड के अंडर में आते हैं वो इस साल एग्जाम में आई थिंक वाला चैप्टर नहीं आएगा। तो भाई आप अपने स्टेट बोर्ड्स के अकॉर्डिंग देखिएगा। जो क्लास 12th में जितने भी चैप्टर हैं मैं सारे अपलोड करूँगा। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट दिस चैप्टर विल नॉट कम इन योर एग्जाम, तो आप वीडियो स्किप करिए और अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपको लगता है कि आ रहा है तो ज़रूर वॉच आउट करिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस चैप्टर में। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हमें इस चैप्टर के अंदर पीजेंट ज़मींदार स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, मतलब किस तरीके से 16 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर किसानों के साथ कैसी व्यवस्थाएं होती थी। बेसिक चैप्टर हमें वो डील करने के लिए बता रहा है। सो इफ यू वांट टू गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम, ऑल्सो यू कैन जॉइन विद अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, बाकी आपका ट्विटर आपका है साथ में, तो आप इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो इन दिस चैप्टर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें जो हमें कवर मिलेगी, क्योंकि चैप्टर 9 तो आ रहा है और चैप्टर 8 कहीं कहीं आ रहा है और कहीं कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन चैप्टर 8 के अंदर आपको बताने की कोशिश करी जा रही है कि किस तरीके से जो मुगल एम्पायर का टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अंदर किसानों की, ज़मींदारों की और स्टेट की क्या व्यवस्थाएं होती थी। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर आप देखेंगे कि मुगल्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुगल्स किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड मुगल्स आपको ये सारे के सारे मुगल्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक तो ये जानना है कि मुगल्स क्या रोल प्ले करते हैं, और साथ में आपने ये भी जानना होगा कि मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर जो एग्रीकल्चर, जो रूरल सोसाइटी थी एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसमें मुगल क्या रोल निभाया करते थे, हमें ये भी जानने की कोशिश करनी है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आप देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली हम पूरी तरीके से यहाँ पे एग्रेशन सोसाइटी देखेंगे, मतलब कृषि समाज जो 16 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में कैसे डेवलप हो रहा था। एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर आपने अशोक के टाइम पीरियड पे देख लिया था कि एग्रीकल्चर की चीज़ें उस टाइम पे भी होती थी, लेकिन यहाँ पे अब मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो हम समझने की इस चैप्टर के अंदर कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ये काम ऐसा था जो पूरे सालों साल होता रहता था, और आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 85% ऑफ द पीपल आर लिविंग और डूइंग द एग्रीकल्चर वर्क। तो मैं कह सकता हूँ कि फसलों का मोस्टली हिस्सा जो है किसानों के ऊपर डिपेंड होता था, और किसान अगर ये सारी फसलें उगा रहे हैं तो फिर आपको पता है कि मुगल लोग जो होंगे वो इनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कलेक्टर्स को रखेंगे, रिकॉर्ड्स रखेंगे, देखेंगे कि रूरल सोसाइटी में काम कैसे हो रहा है, इंश्योर करेंगे कि कल्टीवेशन की एक्टिविटी कैसे हो रही है। तो मतलब ये सारी क्रॉप्स जो है जिस टाइम पीरियड में मुगलों के टाइम पीरियड में उगाई जा रही थी किसानों के द्वारा, तो उनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप्स थी जो सेल करी जाती है, ट्रेड करी जाती है, पैसों के लिए इस्तेमाल करी जाती है, मार्केट के अंदर बिजनेस के लिए इस्तेमाल करी जाती है, और किस तरीके से एग्रीकल्चर एरियाज जो है टाउन से कनेक्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई भी मुगल डायनेस्टी है तो अपना पैसे का ज़्यादातर हिस्सा वो एग्रीकल्चर जो है चीज़ों से ही निकालता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहीं ना कहीं मुगलों को ये पूरी तरीके से तसल्ली करनी पड़ती है कि उस टाइम पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें उग रही है, जो भी चीज़ें पैदा हो रही है, तो उसको किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, और साथ में उससे कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फार्मर्स इज़ द की इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अर्निंग द मनी ड्यूरिंग द मुगल सोसाइटी। और अगर आप देखें तो अगर मुगल सोसाइटी अर्न कर रही है तो उनको एज अ टैक्स के बिहाफ पे किसानों को बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। सो दैट इज़ पूरा कंट्रोल जो है मुगल अपने हाथ में लेते हैं। वो देखते हैं कि व्यापार कैसे होना है, कैसे पैसा कमाया जाएगा, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएगी, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। सो पीजेंट एंड द एग्रेशन प्रोडक्शन के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो किसान, फार्मर क्या है भाई, फार्मर द आम आदमी, द मैंगो पीपल, उसका काम है स्पेशली खेती से रिलेटेड काम करते रहना। तो इसलिए सालों साल डिफरेंट सीजन के हिसाब से वो बंदा एग्रीकल्चर की चीज़ों में काम करता रहता है। मोस्टली हिस्सा किसान जो है वो गांव जैसे इलाकों के अंदर रहता है, अलग अलग समय में अलग अलग फसलों को उगाता है। सो दैट इज़ वाई लगभग पूरे साल के साल प्रेजेंट टू परफॉर्म द मैनी फोल्ड सीजनल टास्क दैट मेड अप द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर। और इसलिए सालों साल वो क्या करते रहता है, सालों साल वो मिट्टी की क्या कहते हैं खुदाई करता रहता है, जुताई करता रहता है, बीज बोता रहता है, और साथ में वो क्या कहते हैं हार्वेस्टिंग करता रहता है क्रॉप्स की। जब वो उग जाती है तो उगने काटने का जब समय आता है वो भी करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड के अंदर किसानों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को फर्टिलाइज करना, एंड फर्टिलाइज करने के साथ साथ उस फर्टिलाइज से चीज़ें जो भी बिक रही है उसका रेवेन्यू राजा को दे देना और कुछ परसेंटेज अपने पास रख लेना। मतलब किसान आज की डेट में, उस टाइम पे भी किसान का जीना हराम था, और आज के टाइम पे भी BKU अगर आप अवेयर हैं तो आज की डेट में भी हमारे देश में
अभी टोकास करके शायद से उनका नाम है, वो भी धरने पे बैठे हुए हैं। तो मतलब ये प्रॉब्लम बेचारे किसानों के साथ हमेशा रहती है। हमारे देश के अन्नदाता जो उगाते तो अन्न, पर खुद को खाने को कुछ नहीं मिलता, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये उस टाइम पीरियड पे भी थी, और ऐसा था कि भाई हार्वेस्टिंग जो उग रही, जो फसलें उग रही है, उन फसलों में कुछ ऐसी कैश क्रॉप भी होती थी जो बेचने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी। तो अगर हम एग्रो बेस्ड गुड्स देखें तो हम शक्कर है और साथ में मैं कह सकता हूँ ऑयल है, तेल, ये दोनों चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती थी जो उस टाइम पीरियड के अंदर बेचने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है, ऑल यू नो दैट भाई, उसके लिए फर्टिलाइज प्लेन प्लेस होना ज़रूरी है। मतलब एक तो ज़मीन जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल वाली होनी चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर, मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर सारी की सारी ज़मीनें बिल्कुल ठीक नहीं हुआ करती थी। कुछ ज़मीनें अच्छी फर्टिलाइज होती थी तो जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता था, कुछ ज़मीनें बहुत ही ड्राई होती थी। तो वो सारी ज़मीनों का कैटेगरी बता रखी है कि टोपोग्राफी कैसे कैसा होता था। लार्ज ट्रैक ड्राई लैंड, मतलब कुछ ऐसी ज़मीनें भी होती थी जहाँ पे ड्राई होता था, कुछ ऐसे हिली प्लेसेस होते थे जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, आज की डेट में भी वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी ज़मीनें होती है जो बहुत अच्छी फर्टिलाइज होती है, तो वहीं पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। उसके बाद बहुत सी ऐसी ज़मीनें होती है जो फॉरेस्ट वाले इलाके होते हैं, जंगल वाले इलाके होते हैं, उनको काटना नुकसानदायक हो सकता है। तो भारत के अंदर मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर ऐसी कुछ टाइप की ज़मीनें जो थी वो हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रेशन सोसाइटी जो है उसके हिस्से अलग अलग थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो ज़मीनें थी ना, उसका डाइवर्जन बहुत अलग अलग था, डाइवर्सिटी, क्योंकि यार यू नो दैट इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्सिटी, तो ऐसे ही ज़मीनों के अंदर भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता था। इस तरीके से मुगलों को ये पता था कि जहाँ जहाँ पे फर्टिलाइज लैंड हो सकता है वहाँ पे ऐसी कैश क्रॉप उगाई जा सकती है जो किसानों के द्वारा बहुत आसानी से उगाई जा सकती है, और उनको बेचकर कहीं ना कहीं वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है ना, उसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका लिंक एट प्रेजेंट टाइम पे कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो बने रहिएगा एंड तक, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है ना, मतलब हवा में नहीं बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई किसान एकदम से मुगलों के टाइम पीरियड वाला मर के जिंदा हुआ और उस बंदे ने किसी हिस्टोरियन को बता दिया, ऐसा नहीं है। कभी कभार आपको पता है कि हमें इतिहास बनाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, या तो वो रिटर्न बिहाफ पे कहीं हमें देखने को मिल जाए, और या तो वो कहीं पिलर पे या कहीं उस पे स्टोन पे इंस्क्रिप्शन पे कहीं पे मिल जाए हमें, जिससे हमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर सोसाइटी किस हिसाब की होती थी। सो दैट इज वाई आप कह सकते हैं कि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर इनको जानने के लिए वी हैव 3 काइंड्स ऑफ प्रूफ। हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर 3 दे रखे हैं। सो दैट इज आपको पेपर के अंदर भी यही लिखने होंगे, पेपर के अंदर भी यही लिखने होंगे। नंबर 1 है आयन अकबरी। अब आयन अकबरी है क्या, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। उसके बाद हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स कौन से, पैसों वाले रिकॉर्ड जो गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इवन बंगाल में है ना, यूपी के अंदर कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या, जमींदार किसानों से कुछ लेता देता होगा, जमींदार कुछ पैसे उधार जमींदार से ले ले, मतलब किसान जमींदार से पैसे उधार ले लेता था। तो ऐसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मिले होंगे हमें। और उसके बाद क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भी फिर इंडिया के अंदर आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बहुत ही बड़े लेवल पर आपको पता है रिकॉर्ड्स रखने चालू करे। सो वी आर थैंकफुल फॉर देम कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही एक्सटेंटिवली तरीके से रिकॉर्ड्स को रखा। ये रिकॉर्ड्स इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, अगर आप देखें ये रिकॉर्ड्स इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो सकते हैं क्योंकि जो वो चीज़ें लिख के रखते थे ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन लोगों ने जो भी चीज़ें रखी सिस्टमैटिक वे से, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इधर की प्लेसेस में जब इन्होंने कैप्चर करा था, तो उसके बाद यहाँ के रिकॉर्ड्स हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द मेन 3 की पॉइंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि किस तरीके से हमें ज़मींदारों के बारे में, किसानों के बारे में और उनके बीच में हो रही घटनाएं या उस टाइम पे हो रही सोसाइटी जो एग्रीकल्चर बिहाफ पे बेस्ड थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, वो हमें इन चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी भी इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो आपको सोर्स जानने ज़रूरी है। ऐसे हवा में तो कुछ होगा नहीं ना कि अकबर आपके कान में आके बताएगा कि बेटा बेटा ऐसे ऐसी चीज़ें हैं और आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी, बाकी मैं हूँ आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। सो यहाँ पे आयन अकबरी, सो आयन अकबरी एट दैट पर्सन जिन्होंने सबसे पहले आप कह सकते हो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये मुगल के टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा अकबर आया था, उस अकबर के टाइम पीरियड के अंदर अकबर के कोर्ट के अंदर ये हिस्टोरियन थे अबुल फजल। इन्होंने अकबरनामा लिखी थी, ठीक है ना, अकबरनामा क्या लिखी थी, अकबरनामा। आप याद रखिएगा भाई, ये आपको आगे मिलेगा, अकबरनामा।
अब अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स लिखी गई थी, ठीक है, 3 वॉल्यूम्स लिखी गई थी, उनमें से एक वॉल्यूम जो है हमारी आयन अकबरी है। अब ये 3 वॉल्यूम्स कौन सी है, तीनों वॉल्यूम्स किसने लिखी, वो आपको पता है कि आपको कमेंट करना है। और ये इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन व्यक्ति की शक्ल कुछ ऐसी नहीं है, वो तो बस आप पे मिल गई है मुझे, इसलिए मैंने यूज़ कर ली। बट कहीं ना कहीं जब आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो मिडिवल हिस्ट्री में मुगलों के टाइम पीरियड को अगर आप पढ़ेंगे, सो अबुल फजल वॉज दैट पर्सन जिन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है रिटर्न बिहाफ पे। सो दैट इज़ वाई हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, उत्सुक है, सो कमेंट करिए, फाइंड आउट करिए, रिसर्च करिए, क्योंकि रिसर्च आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता अपने आप का, समझ रहे हैं, आप अपने आप का बेटर गुरु बन सकते हैं। और आपको खुद को ही सिखाना पड़ेगा अपने आप को। सिर्फ मैं एक सहारा हूँ आपको बताने के लिए कैसे चीज़ें होती है, मैं आपको कनेक्ट कर पाऊंगा कि यहाँ पे आपको यूपीएससी लेवल पे इसे प्रिपेयर करना होगा। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें आपको बताती हैं। तो आयन अकबरी इज़ वन ऑफ दैट। और उसके बाद क्योंकि 16 और 17 सेंचुरी की बात हो रही है, तो इसीलिए किसानों के पास बहुत ही कम ऐसे किसान होते थे जिनके पास 2 बैल होते थे, मतलब बहुत ही कम किसान होते थे बेचारे। ज़्यादातर किसानों के पास तो क्या कहते हैं काम यही होता था कि दिन रात बस एग्रीकल्चर में अपनी मेहनत लगे रहना, है ना। तो इन सभी चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमें मिले या जो भी सारी चीज़ें हमें मिली, उन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो किसान थे और क्या कहते हैं जो ज़मींदार थे और राज्य थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते रहे होंगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स तो कोई भी नहीं बताएगा ना, वो तो बुक के पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएगा। तो इस हिसाब से हमें समझ में आया कि किसानों की धारणा क्या थी, क्या राज्य, क्या स्टेट उनकी उम्मीदों के बारे में या उनके बारे में निष्पक्ष था या नहीं था, मतलब सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करता था या नहीं करता था, या किसानों को सही तरीके से मैं कह सकता हूँ न्याय दिला पाता था या नहीं दिला पाता था। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। जितना जितना हम डीपली इस चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे, उतना उतना हम क्या कहते हैं धीरे धीरे करके चीज़ों को समझने लग जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको ये कहा कि उस टाइम पीरियड के अंदर किसानों के पास ऐसा भी नहीं था कि किसान इतने मजबूत थे या इतने पैसे वाले थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पीरियड पे किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। आज की डेट में तो फिर भी लोगों के पास न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 16 to 17 सेंचुरी, भाई बहुत पुराना टाइम पीरियड है, समझ रहे हैं। तो उस टाइम पीरियड के अंदर क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे वेरियस टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पीरियड, एज यू नो दैट आपने एंशिएंट टाइम पीरियड पढ़ा है। पुराने टाइम पीरियड के अंदर किसानों को एंशिएंट टाइम पीरियड पे अलग अलग डायनेस्टियों के द्वारा अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। नॉर्थ में कुछ और, साउथ में कुछ और, नॉर्थ इंडिया में कुछ और, ईस्ट इंडिया में कुछ और, सारी जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ऐसे ही जब क्या कहते हैं आपके मुगल लोग आए, तो मुगल पर्शिया भाषा लेके आए थे शुरुआती समय में। टर्किश और पर्शिया, ईरानी, ये सारी भाषा उस टाइम पीरियड पे आई थी जब मुगल लोगों की एंट्री हुई थी। असल में मुगलों की एंट्री कब हुई थी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और मुगलों के बारे में मैं चैप्टर 9 के अंदर तो खैर बहुत डीपली बताऊंगा ही, लेकिन अभी आपको क्या कमेंट करना है, आपको बताना है जो मुगल्स थे तो वो उनकी एंट्री कब हुई, मुगल्स एंट्री हुई कब। ओके, सो नीड टू अंडरस्टैंड, और आपको कमेंट करना है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वेरियस टर्म यूज़ करे गए थे उस टाइम पीरियड पे मुसलमानों के द्वारा। तो मुसलमानों ने, यानी कि सॉरी मुगलों ने, मुसलमान ही आप इस्लाम कैटेगरी की मान सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने रैयत और मुजरियान करके शब्द जो है, और किसान भी कहीं यूज़ हुआ और असामी भी कहीं शब्द यूज़ हुआ है। मतलब कहने का मतलब उस टाइम पीरियड पे किसान तो देखो आज की डेट में हम बोलते हैं, वी नो दैट, बट रैयत और मुजरियान और असामी शब्द जो था, इसका इस्तेमाल उस टाइम पीरियड पे किसानों के लिए किया गया था। और किसानों के लिए किया गया था इसलिए आपको एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर पता होगा, संगम टेक्सास के अंदर हम विलार बोलते थे जो लार्ज लैंड ऑनर होते थे, प्लोमैन जो वही खेती करने वाले उन्हें हम वुलवार बोलते थे, स्लेव्स को हम अणिमे कहते थे, है ना। उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं जो बुद्धिस्ट टैक्सेस बताते थे कि हम स्मॉल पीजेंट को, लार्ज लैंड होल्डर्स को घरापति भी बोला करते थे। तो ये एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मुगल्स। तो मुगलों के टाइम पीरियड पे किसानों के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करा जाता था। और यही शब्द नहीं, अभी रुकिए, अभी और भी है। अब यहाँ पे एक और है, 2 काइंड्स ऑफ किसान बोले जाते थे। एक थे खुदकश किसान। खुदकश किसान वो किसान होते थे जो गांव के अंदर अपनी ही ज़मीन पे रहते थे और अपनी ही ज़मीन पे खेती कर लिया करते थे। लेकिन कुछ होते थे फाइकस किसान। फाइकस किसान वो होते थे जो बेचारे कल्टिवेटर्स होते थे, अपनी ज़मीन पे काम नहीं करते थे, इवन उनके पास ज़मीनें नहीं होती थी। कॉन्ट्रैक्टर के बिहार पे बेचारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, काम करते थे, एक गाँव से दूसरे गाँव पे ठेके लेते थे, काम करते थे। और ऐसा ये भी कहा जाता था कि कहीं ना कहीं अगर गाँव की स्थिति में कहीं अकाल पड़ जाए तो फाइकस किसानों को एक गाँव से दूसरे गाँव में
जाना पड़ जाता था मजबूरन, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, खाने को नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या। तो ऐसे ही खुदकश किसानों के साथ था। खुदकश किसानों को लगता है कि हमारी ज़मीनों के अंदर जो चीज़ें हम उगा रहे हैं, अगर उनके उगाने के बाद हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा या हमारे बच्चों का लालन पोषण नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन सी दैट कि खुदकश किसान भी फाइकस किसान की कैटेगरी में आ सकते थे। भाई आ सकते हैं, ऑफकोर्स कोई भी आ सकता है। आपको पता है कि इंसान को बदलते हुए और समय को बदलते हुए देर नहीं लगती है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हमें दो चीज़ समझ में आ गई। अब इसके अलावा हमें एक और चीज़ समझ में आती है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि हमें टैक्सेस जो है, रेवेन्यू टैक्सेस, वो उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों पे मिली थी, और उस टाइम पे मैं ये भी कह सकता था कि ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीनें बहुत कम होती थी, लेकिन जो प्रोस्पेरेट फार्मर होते थे, जो ठीक ठाक फार्मर होते थे, तो गुजरात के अंदर जो ठीक ठाक फार्मर होते थे उनके पास अगर 6 एकड़ ज़मीन है। अब मेरे बच्चों ने जो मुझसे ऑनलाइन को ट्यूशन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो हमारी डिबेट चल रही थी इसके बीच में। सो आई होप आप भी इसका कमेंट ज़रूर करेंगे कि भाई 1 एकड़ है, ठीक है, 1 एकड़ में कितने बीघा होता है, ठीक है, बीघा होता है, ये मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि बीघा जो होता है वो अलग होता है। 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, और 1 बीघा के अंदर कितने हेक्टेयर होते हैं, और 1 हेक्टेयर के अंदर कितने गज होते हैं, ठीक है, गज, सॉरी ये समथिंग गज, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी इकाइयाँ हैं इसकी, ठीक है, ऐसे आपको कमेंट करना है, ठीक है, ज़रूर फाइंड आउट करिएगा, क्योंकि आप भी इन फ्यूचर कहीं प्लॉट लेंगे, कहीं ज़मीन लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 1 बीघा में कितने गज होते हैं, कितने फलाना समथिंग होते हैं। तो ये टर्म आपको जानना ज़रूरी होता है। एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में भी शायद से इधर अलग अलग चीज़ें हो सकती है। कोई किला भी बोलता है, ठीक है, 1 एकड़ में, जैसे हम लोग यूपी के लोग जो हैं वो उसे बीघा बोलते हैं, पर हरियाणा पंजाब के लोग उसको 1 एकड़ के अंदर कुछ किला बोलते हैं। तो उसे फाइंड आउट करिएगा, ठीक है, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो ये ज़रूर फाइंड आउट करिएगा। हमारी डिबेट काफ़ी चली थी इसके ऊपर। सो दैट इज़ वाई आई वाज थिंकिंग दैट आपसे भी क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी तो पढ़ ही रहे हैं ना। दूसरा ये है कि गुजरात के अंदर 6 एकड़ की ज़मीनों को हम ये बोल रहे हैं, बंगाल के अंदर हम बोल रहे हैं कि जिनके पास 5 एकड़ की ज़मीन है वो अच्छे किसान हैं, समृद्ध किसान हैं। और उसके बाद हमने कहा कि ऐसे किसान जिनके पास गुजरात में या बंगाल में 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं। अगर जिनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें, इसका मतलब वो बंदे आसामी कहलाते हैं। और आसामी शब्द जो है आप देख सकते हैं अगेन, क्योंकि 16 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में यूज़ करा गया है, तो इसीलिए ये शब्द आसामी कहलाएगा। सो आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। सो भाई अभी हम इतना ही करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में अब हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, और बाकी हम आगे करते रहेंगे, चीज़ें समझते रहेंगे। जैसे कि अभी हम बहुत कुछ समझेंगे, ये सब चीज़ें हमें समझनी है, कृषि के प्रकार सब कुछ, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में। जब तक के लिए आप सभी को आदाब, नमस्कार, सत्याकाल और जय हिंद, जय भारत।